17 अगस्त को यूक्रेन की एक विशेष बल इकाई डोनेट्स्क और द्नीप्रोपेत्रोव्स्क की सीमा पर एक गांव में दाखिल हुई। ये तस्वीरें खुद उस ऑपरेशन की हैं जिन्हें यूक्रेनी कमान द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह देखा जा सकता है कि विशेष बल गांव में आगे बढ़ रहे हैं और रूसियों को उनकी पोजीशन से हटा रहे हैं। 30 रूसी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें बंदी बना लिया गया। जो लोग गोलीबारी करते रहे उन्हें वहीं पर मार दिया गया और जब सब कुछ खत्म हो गया तो यूक्रेनियनों ने झंडा फहराया और एक ऐसा काम किया जिसकी मुझे किसी सैन्य रिपोर्ट में उम्मीद नहीं थी। एक रस्म। वे इस रस्म को सांपों को बाहर निकालने का अनुष्ठान कहते हैं। ये उनकी एक पुरानी परंपरा है जिससे वे अपने घर से बुराई को बाहर निकालते हैं। यूक्रेनी कमांड ने इसे समझाया। उन्होंने कहा कि वे इस रस्म का इस्तेमाल गांव को रूसियों से शुद्ध करने के लिए करते हैं, जिन्हें उन्होंने असली सांप कहा। लेकिन ये ऑपरेशन उस दिन शुरू नहीं हुआ था। ये 29 जनवरी को शुरू हुआ था और लगभग 6.5 महीने तक चुपचाप चला। न कोई घोषणा हुई, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, न कोई जश्न मनाया गया। फिर 12 अगस्त को यूक्रेनी सेना ने रिपोर्ट जारी की। 6 गांव वापस लिए गए और 745 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फिर से हासिल किया गया। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगा कि वहां क्या हुआ और रूस इसे रोक क्यों नहीं पाया। आइए मानचित्र पर चलते हैं। इसे एक फ्रांसीसी विश्लेषक क्लेमेंट मोलिन ने प्रकाशित किया था और उन्हीं की वजह से जनता को इस चीज का असली आकार पता चला। लाल रंग में रूसी इलाका है, नीला यूक्रेनी पक्ष है और बीच में जो हरी पट्टी है जिसे पीली तीरों ने काटा है वो इलाका है जिसे यूक्रेन ने जनवरी से वापस लिया है। लाल बिंदीदार रेखा दिखाती है कि पहले मोर्चा कहाँ था और नीचे यहाँ स्केल देखिए, 5 किलोमीटर। ये लगभग 60 किलोमीटर लंबा गलियारा है जिसमें खुला मैदान और छोटी छोटी बस्तियां हैं। विश्लेषण करते समय मोलिन एक ऐसी बात पर जोर देते हैं जिसके बारे में इस युद्ध को कवर करने वाले लगभग कोई भी बात नहीं करता। किसी सैनिक का झंडा फहराते हुए वीडियो कोई नियंत्रण साबित नहीं करता, क्योंकि किसी इलाके में घूम लेने का मतलब उस पर नियंत्रण होना नहीं है। और फिर एक पुष्टि आई जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। 12 अगस्त के बयान में यूक्रेनी कमांड ने एक ऐसा विवरण जारी किया जिस पर शायद ही किसी ने चर्चा की। उनके वीडियो में जो कुछ झंडे दिखाई देते हैं वे जानबूझकर सैनिकों की वास्तविक तैनाती से दूर लगाए गए थे, जानबूझकर, ताकि यह न पता चले कि सैनिक वास्तव में कहां हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि रूस जब झंडा फहराता है तो असल में वो दिखावा करने और प्रचार करने के लिए करता है। वही यूक्रेन अपने झंडे छुपाता है क्योंकि जमीन पर स्थिति वीडियो से ज्यादा मायने रखती है। और अगर आप इस युद्ध के इस दौर में दोनों सेनाओं के बीच का फर्क समझना चाहते हैं तो यही है। और इसमें इस पूरी कहानी की सबसे डरावनी बात है। जब मोर्चा आगे बढ़ा तो कुछ रूसी सैनिक 2 छोटी नदियों के उत्तर में फंस गए थे। वे पीछे नहीं हटी और उसके बाद कहीं भी दिखाई नहीं दी। मोलिन ने पता लगाया कि उन लोगों के साथ क्या हुआ। हवाई हमलों की गिनती करते हुए उस इलाके में करीब 100 लोग थे और वे यूक्रेनी नहीं थे, वे रूसी थे। रूस ने अपने ही इलाके पर बमबारी की जिसमें उसके अपने ही सैनिक थे और उसने ऐसा 100 बार किया। यही साबित करता है कि उसने वह हिस्सा पहले ही खो दिया था। जब सेना उस जगह पर बमबारी करना शुरू कर देती है जहां उसके अपने लोग थे तो इसका मतलब है कि वे अब वहां नहीं हैं या वे अब जिंदा नहीं हैं। 26 में से 20 गांव यूक्रेन की एयरबॉर्न टुकड़ियों द्वारा कब्जा कर लिए गए थे और उनके कमांडर जनरल ओले अपोस्तोल ने एक वाक्य में बताया कि क्या काम आया। उन्होंने पहल बनाए रखी और दुश्मन पर अपनी ही लड़ाई की गति थोप दी। और यह क्षेत्र यूं ही नहीं चुना गया था। यही वह जगह थी जहां रूसियों ने 2025 में सबसे ज्यादा बढ़त बनाई थी। यही वह शहर है जो उनका आपूर्ति केंद्र बन गया है। खाना, गोला बारूद और ईंधन उसी जगह से निकलते हैं। अब इस पीले डिब्बे पर ध्यान दो। ये एक गांव है जो उस आपूर्ति केंद्र से 14 किलोमीटर दूर है और ये अभी भी लाल है।
14 किलोमीटर तो तोपखाने की दूरी है। जो उस गांव को अपने कब्जे में रखता है वो रूसी आपूर्ति मार्ग को सीधी गोलाबारी की जद में ले आता है। वही वे लोग जा रहे हैं। अब आता है वो सवाल जो सबसे अहम है। यूक्रेन जो 2025 में इस सेक्टर में लगातार मार खा रहा था, उसने 2026 में कैसे बाजी पलट दी? इससे पहले कि मैं आपको दिखाऊं, अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बहुत मदद करता है और इसमें सिर्फ 1 सेकंड लगता है। इस हथियार का नाम FP1 है। यह एक लंबी दूरी का हमला ड्रोन है जिसे एक यूक्रेनी कंपनी फायर पॉइंट द्वारा बनाया गया है। इसकी कीमत लगभग $55,000 है। ये 1600 किलोमीटर तक उड़ सकता है। ये 120 किलो तक का वारहेड ले जा सकता है और इसका फ्यूजिलाज रडार को अवशोषित करने वाले मटेरियल से बना है। और निर्माता का दावा है कि वे एक दिन में 200 से ज्यादा बनाते हैं और लगभग सभी पुर्जे कंपनी के अंदर ही बनाए जाते हैं। ये सब किसी पर निर्भर हुए बिना किया जाता है। और फिर आती है वो बेरहम हिसाब, $55,000। यह एक कार की कीमत है। जिस रिफाइनरी को ये ड्रोन गिरा देता है उसकी कीमत अरबों में होती है और उसे बनाने में सालों लग जाते हैं। हर बार जब एक गुजरता है, यूक्रेन एक कार की कीमत देकर एक फैक्ट्री तबाह कर देता है। साल 2022 में जब आक्रमण शुरू हुआ, यूक्रेन में पूरे देश में लगभग 10 ड्रोन निर्माता थे। आज वहां 450 से भी ज्यादा है। उन्होंने बिना युद्ध उद्योग वाले देश को ऐसी ताकत में बदल दिया जिसे अब रूस रोक नहीं पा रहा है। क्या आपको मानचित्र पर वे पीले तीर याद हैं? उनमें से हर एक इसी तरह खोली गई थी। यह किसी टैंक से नहीं हुआ था, यह एक सस्ते ड्रोन से हुआ था, बड़ी संख्या में महीने दर महीने। और यहीं से कहानी युद्ध के मैदान से निकलकर पेट्रोल पंप की कतार में पहुंच जाती है। क्योंकि यूक्रेन ने एक ऐसी बात समझ ली थी जिसे पश्चिमी देशों को समझने में 4 साल लग गए। साल 2022 में पश्चिमी देशों ने दांव लगाया था प्रतिबंधों पर और वह काम नहीं आया। रूस ने इसका हल निकाल लिया। उसने एशिया में खरीदार ढूंढ लिया। उसने गुप्त जहाजों का बेड़ा तैयार कर लिया। सच तो यह है कि उस अर्थव्यवस्था को बाहर से प्रतिबंधित करना मुमकिन नहीं है, लेकिन उसे अंदर से जला सकते हैं। और यूक्रेनियों ने इस अभियान को एक ऐसा नाम दिया है जो लगभग मजाक जैसा है, लंबी दूरी के प्रतिबंध। सिर्फ इस साल यूक्रेनियों ने रूसी रिफाइनरियों पर लगभग 194 बार हमला किया है। जुलाई में 18 अलग अलग रिफाइनरियों पर हमला हुआ, जो पूरी जंग का रिकॉर्ड महीना था। और इसका असर सीधा खर्चे में दिखा। जुलाई में रूस ने पिछले 24 सालों में सबसे कम मात्रा में तेल रिफाइन किया। आखिरी बार जब रूसी रिफाइनरियां इतनी कम चली थी तब पुतिन ने अभी अभी सत्ता संभाली थी। पिछले रविवार देश के सिर्फ 28% पेट्रोल पंपों पर ही बेचने के लिए ईंधन था। और एक हालिया मामला है जो बिल्कुल दिखाता है कि वे ऐसा कैसे करते हैं। 11 अगस्त यूक्रेनियों ने उराल में एक शहर ओर्स्क की एक रिफाइनरी पर हमला किया। यूक्रेन से 1300 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर। ये तस्वीर देखिए जिसे शहर के एक ऊंचे इलाके के निवासी ने फिल्माया था। ध्यान दीजिए कि आग कहाँ लगी है। ये किनारे के टैंकों में नहीं है जहां आमतौर पर आग लगती है। ये परिसर के बीच में है, टावरों के बीच में। ये कोई संयोग नहीं है, ये सब योजनाबद्ध था। और ये दूसरी तस्वीर देखो, एक परिवार फुटपाथ पर खड़ा है। पिता, माँ और बच्चा, सबकी पीठ हमारी तरफ है और वे क्षितिज की ओर देख रहे हैं अपने पड़ोसियों के साथ। कोई भाग नहीं रहा है, कोई चिल्ला नहीं रहा है, बस देख रहे हैं। उन्होंने एक ही रात में रिफाइनरी की चारों डिस्टिलेशन यूनिट्स को जा मारा। सारी की सारी चारों। डिस्टिलेशन यूनिट वही जगह है जहां कच्चा तेल आता है और फिर अलग अलग होकर पेट्रोल, डीजल और केरोसिन बनकर निकलता है। इसके बिना बाकी रिफाइनरी किसी काम की नहीं रहती। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे अवन के बिना बेकरी। और ये किस्मत नहीं थी। उस रिफाइनरी पर पहले भी हमला हो चुका था, अक्टूबर में, पिछले साल नवंबर में और अप्रैल में। हर बार वो फिर से शुरू हो गई।
इस बार भी वो फिर से शुरू हो गई। यूक्रेनियों ने उस पुर्जे को निशाना बनाया जिसे रूस दोबारा नहीं जुटा सकता। और 2 दिन बाद एक ऐसी चीज हुई जो आमतौर पर नहीं होती। रूसी गवर्नर हार मानने को तैयार नहीं है। वे कहते हैं कि स्थिति नियंत्रण में है, सेवाएं मौके पर काम कर रही हैं। लेकिन इस गवर्नर ने कुछ अनोखी बात कही। सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा कि जो बुनियादी ढांचा प्रभावित हुआ है उसे फिलहाल बहाल नहीं किया जा सकता, कि उपकरण आयातित है, कि प्रतिबंधों के कारण मरम्मत में 6 महीने तक लग सकते हैं और कि यह क्षेत्र आयातित ईंधन पर निर्भर रहने के लिए तैयारी कर रहा है। क्या आपने गौर किया कि उन्होंने क्या कहा? उपकरण आयातित है। यही पूरी चाल है। यूक्रेनियनों ने पता लगाया कि वे रिफाइनरी पर नहीं बल्कि उस पुर्जे पर हमला कर सकते हैं जिसे रूस पश्चिम से खरीदता था और जिसे वो अब 2022 से खरीद नहीं रहा है। साल 2024 में रूस 2 हफ्तों में मरम्मत कर लेता था और आगे बढ़ जाता था। अब खुद उसके गवर्नर ने कहा है कि इसमें 6 महीने लग सकते हैं अगर हो पाया तो। और इसका असर सिर्फ रिफाइनरी तक ही सीमित नहीं रहता। ये वही है जो होता है जब किसी का रिफाइनिंग बंद कर दी जाती है। ये आदमी वह मास्को क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप की लाइन में है। वो वीडियो बना रहा है क्योंकि उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं है। वो बताता है कि वो वहाँ है रविवार सुबह 9 बजे से टैंकर ट्रक को छोड़कर, और फिर वो हकीकत को संक्षेप में बताते हुए कहता है पेट्रोल नहीं है और सबसे नजदीकी पेट्रोल पंप लगभग 80 किलोमीटर दूर है। यहाँ से पेट्रोल पंप की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है। तो ये वही है जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया। मॉस्को में रात के 1:20 हो रहे हैं। राजधानी की एक मुख्य सड़क पर कई ब्लॉकों तक लाइन रुकी हुई है। गाड़ी के अंदर बैठे लोग हंस रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, और दूसरे से पूछता है ये लाइन कहाँ से आ रही है। अब एक और चीज है, और भी ज्यादा खुलासा करने वाली, जो मुझे तुम्हें दिखानी है। 13 अगस्त को रूसी पोर्टल के पत्रकार लगभग 1 किलोमीटर लंबी कतार तक गए। उन्होंने कोशिश की कि जो लोग इंतजार कर रहे थे उनका इंटरव्यू ले, और लोगों ने कैमरे पर बात करने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें काम पर नतीजों का डर था। और जून में एक स्वतंत्र रूसी मीडिया ने प्रकाशित किया कि राष्ट्रपति प्रशासन ने प्रेस को ईंधन की कमी की खबर कैसे देनी है इस पर सिफारिशें वितरित की थी। इसका एक अलग बिंदु था। सिफारिश की गई थी कि ऐसी पेट्रोल पंपों की तस्वीरें प्रकाशित की जाएं जहां कोई कतार न हो। अब चलिए दोनों चीजों को जोड़ते हैं। एक तरफ हमारे पास सरकार है जो खाली पेट्रोल पंप की फोटो मांग रही है, दूसरी तरफ आम नागरिक है जो कतार में खड़ा है और सामने आने से डर रहा है। ये साफ है कि रूस ऐसा देश बन गया है जो दिखावा करता है कि सब कुछ ठीक है। अब मॉस्को में पेट्रोल पंप की कतार का उस गांव से क्या लेना देना है जिसके बारे में वीडियो की शुरुआत में बताया गया था? क्या आपको वो शब्द याद है जो यूक्रेनी जनरल ने पहले इस्तेमाल किया था? रफ्तार। उन्होंने कहा था कि उन्होंने दुश्मन पर युद्ध की अपनी रफ्तार थोप दी थी। यही सचमुच हो रहा है। देखिए, फौज हिम्मत से नहीं चलती, फौज डीजल से चलती है। गोला बारूद ट्रक से आता है। बख्तरबंद गाड़ी बहुत सारा ईंधन पीती है। घायल की निकासी के लिए लॉजिस्टिक्स की जरूरत होती है। जब पूरे देश में ईंधन कम और महंगा हो जाता है तो इसका असर सुर्खियों में नहीं दिखता, इसका असर रफ्तार में दिखता है। और रफ्तार बदल गई। 2025 की शुरुआत में रूसी सेना हर दिन लगभग 10 वर्ग किलोमीटर आगे बढ़ रही थी। 2026 की शुरुआत में यह 3 से भी कम था। यूक्रेन ने उस सेना की गति को आधा कर दिया जो उस पर आगे बढ़ रही थी। इस साल अप्रैल में आक्रमण की शुरुआत के बाद पहली बार रूस ने महीने की समाप्ति में उससे कम क्षेत्रफल के साथ समाप्त किया जितना उसने शुरू किया था, और मई में फिर से ऐसा ही हुआ और रूस ने इसके लिए भारी कीमत चुकाई। पिछले साल रूस ने हर 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो उसने जीता उसके लिए 67 सैनिक खोए। इस साल ये संख्या 169 हो गई है। उसी जमीन के टुकड़े के लिए लगभग 3 गुना ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी। ऐसा अनुमान है कि बिना प्रशिक्षण के रूसी सैनिक की जीवन प्रत्याशा, जिसे बड़े पैमाने पर पैदल सेना के हमले में भेजा जाता है, केवल 20 से 30 मिनट होती है।
और ये संख्या रूसी रणनीति को दर्शाती है, जिसे मीट वेव के नाम से जाना जाता है। कम प्रशिक्षित लोगों के छोटे छोटे समूहों को पैदल ही यूक्रेनी मोर्चे पर सीधा भेज दिया जाता है। और सबसे क्रूर बात यह है कि कई बार उद्देश्य उस मोर्चे को कब्जा करना भी नहीं होता। उद्देश्य यूक्रेनी सैनिक को गोली चलाने के लिए मजबूर करना है, क्योंकि जब वह गोली चलाता है तो वह अपनी स्थिति उजागर कर देता है और फिर रूसी तोपखाना जान जाता है कि कहां हमला करना है। ये लोग चारे की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं और इन्हीं के खिलाफ वे सैनिक लड़ रहे थे जिन्हें आपने वीडियो की शुरुआत में देखा था, जो 6.5 महीने तक गांव दर गांव आगे बढ़ रहे थे। इसी तरह वे उन 30 रूसी सैनिकों तक पहुंचे जिन्होंने हथियार डाल दिए थे। और यूक्रेन का भी नुकसान बहुत भारी है, इनमें से कुछ भी मुफ्त में नहीं मिला। फर्क सिर्फ इतना है कि रूस अब अपनी क्षति की भरपाई नहीं कर पा रहा है। जुलाई में ज़ेलेंस्की ने बताया कि इस साल के 7 महीनों से भी कम समय में रूसी सशस्त्र बलों में 2,21,000 लोग शामिल हुए, जबकि हताहतों की संख्या 2,25,000 से अधिक हो गई। जितने लोग आ रहे हैं उससे ज्यादा लोग जा रहे हैं। और ये याद रखना जरूरी है कि मामला कितना बड़ा है। वो जो बढ़त है वो एक कॉरिडोर है और रूस अभी भी यूक्रेन के लगभग 5वें हिस्से पर कब्जा किए हुए है। लेकिन 4.5 साल तक लगातार आगे बढ़ने के बाद ये पहली बार था जब उसे पीछे धकेला गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, हवाएं अब दूसरी दिशा में बहने लगी है। रूस का तेल शोधन 24 सालों में सबसे निचले स्तर पर है। रूसी गवर्नर ने सार्वजनिक रूप से कहा कि इसे ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है, और इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने आकलन किया है कि यूक्रेन अभी भी मोर्चे पर महत्वपूर्ण सामरिक प्रगति कर पा रहा है। मेरी समझ में इस वीडियो में जो भी चीजें हमने यहाँ दिखाई हैं, वे सभी आपस में जुड़ी हुई है। यूक्रेन रूसी रिफाइनरियों को जला रहा है और इसके कारण कम डीजल मोर्चे तक पहुंच रहा है। इससे रूसी सैनिक के पास न तो गोला बारूद बचता है और न ही उसे कोई कुमक मिलती है, और इसी वजह से रूस ने 26 गांव खो दिए। अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि रूसी अर्थव्यवस्था के खिलाफ यह अभियान ही पुतिन को बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर करेगा? कमेंट्स में लिखिए कि आप क्या सोचते हैं। हम हर हफ्ते इस कहानी के हर अध्याय को यहाँ चैनल पर आंकड़ों और स्रोतों के साथ कवर करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कुछ भी मिस न हो। अगले वीडियो तक मिलते हैं।